हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नमस्ते नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और हमारे बैच संभव बैच की आज 46वीं क्लास है, जहां हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस टॉपिक को थोड़ा सा आगे। यानी हमने जो 45वीं क्लास में पढ़ा, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, जिसके बारे में हमने टेंशन के लिए फॉर्मूला निकाला, वेलोसिटीज के लिए फॉर्मूला निकाला और उसके कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझा। लेकिन क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी और थोड़ा सा मुझे कहीं जाना पड़ गया था, इस वजह से मैं पूरा टॉपिक वहाँ पर नहीं कर पाया था, खासकर PYQs नहीं कर पाया हमने वहाँ पे। तो आज की क्लास में वही टॉपिक जहाँ हमने स्टॉप किया था उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन के कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट की, साथ ही साथ उसके से रिलेटेड, मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में आए हुए आज तक के क्वेश्चंस हैं, हम उनकी बात भी करने वाले हैं। साथ ही साथ में हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है वर्क, एनर्जी, पावर, इसका जो लास्ट टॉपिक है पावर, शक्ति, उससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आज बात को आगे ना बढ़ाते हुए, क्लास को लंबी ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए, मज़ा आए। अपना सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए, उठना नहीं है। कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि साथ के साथ आपको नोट करते चलना है। जब आप साथ के साथ वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट यहाँ छपेगा, और एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ छप गया तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ये जो फिजिक्स जो आपको टफ लगती है ना, उसको आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिजिक्स बोलना नहीं, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिजिक्स सुनने से नहीं आएगी भाई लोगों, फिजिक्स करने से आएगी, और उसके लिए आपको अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आदमी सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने हाथों के करे हुए कांड कभी नहीं भूलता है। इसलिए जितना यूज हो सके लिख के, बोलकर, लिखते बोलकर याद करते रहो, ताकि आपको सारे फॉर्मूलाज याद रहे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। समझ गए? उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी मोर एंड मोर परफेक्ट, उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। क्लियर बात है? चले आगे बात समझ में। चलिए, तो हमारे टॉपिक की बात करें तो हम कल बात कर रहे थे कि भाई साहब, यदि आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है और एक रस्सी से लटका हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं रिवाइज करवा देता हूँ साथ के साथ। यदि आपको ऑसिलेट करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर ऑसिलेशन आपको जो यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं A पॉइंट, तो आपको A पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको √2gr रखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इक्वल टू में डाल देता हूँ। ठीक है, इससे ऐसे कम वेलोसिटी दोगे तो काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा वेलोसिटी दे दोगे तो ये पॉइंट यहाँ से, इस लोकेशन को मैं दे देता हूँ पॉइंट B नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इस लोकेशन को मैं पॉइंट C नाम दे देता हूँ, अपर मोस्ट पॉइंट है तो C नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये यदि आप यहाँ पर √2gr से ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हो तो ये जो भी आपका ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है, ये इस लोकेशन को कूदकर आगे पहुँच जाएगा और ये ऑसिलेशन करना बंद कर देगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको कंप्लीट लूप में इसको चलाना है, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन, यदि आपको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करनी है तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम स्पीड है ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है भाई, ध्यान रखना। मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ आपकी मिनिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी आपकी √5gr होनी चाहिए। कम से कम इतनी होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा चलेगी लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम √2gr ही होनी चाहिए। यदि आप √5gr देते हो तो ये ब्लॉक आसानी से यहाँ पर पहुँच जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो टेंशन 8.C आपका 0 होगा, लेकिन इस पॉइंट से जस्ट पहले टेंशन 0 नहीं होगा, इसकी वजह से यहाँ तक पहुँचेगा। जैसे ही यहाँ पर टेंशन 0 होगा, रस्सी आपके स्लैक कर जाएगी, बट यहाँ पर फिर भी एक वेलोसिटी होगी vc, जो कि आने वाली है √2gr,
5gr आप यदि यहाँ से देते हो, रूट 5gr देते हो, तो यहाँ पर रूट gr वेलोसिटी आएगी और ये वेलोसिटी इसको जस्ट एक सेकंड में यहाँ आगे धक्का दे देगी एक मोमेंट के लिए। जिस मोमेंट पर आपका टेंशन इस पॉइंट पर 0 होगा, उसी मोमेंट पर ये ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी होगी, वेग होगा, और ये ब्लॉक आगे की तरफ खिसक जाएगा, और जैसे ये ब्लॉक इस लोकेशन पे आएगा अगेन इसके पास टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती रहती है और टेंशन भी कम होता रहता है। ठीक है, हमारा टेंशन बढ़ता रहता है, हमारा टेंशन बढ़ता रहता है कि भाई साहब किस हिसाब से वेलोसिटी चलने वाली है, कंप्लीट लूप पे चलेगा नहीं चलेगा, यदि लूप छोड़ देगा तो कौन से पाथ पर आएगा। लूप यदि ये छोड़ देता है, लूप यदि ऑब्जेक्ट छोड़ देता है तो डिपेंड करता है कि ये किस पाथ से नीचे आने वाला है, या लूप को छोड़ेगा तो किस पाथ पे मोशन करेगा। ये बात मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताई थी, आज फिर मैं बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा आराम से। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं भाई। तो देखिए ये इतनी कहानी हमने समझ ली। फिर हमने कहा कि मान लो कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले ले हम यहाँ पर, पॉइंट P, तो यहाँ पर टेंशन आ जाएगा अंदर के साइड T, यहाँ पर mg, एंगल है यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल आ जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, तो टेंशन के लिए हमने फॉर्मूला लिया भाई, किसी भी पॉइंट पर टेंशन P की बात कर लेते ना, तो पॉइंट P किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, तो किसी भी पॉइंट पर यदि हमें टेंशन चाहिए, टेंशन के लिए कोई एक फॉर्मूला चाहिए, यूनिवर्सल फॉर्मूला, जिससे हम कहीं पर भी टेंशन निकाल ले, तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया कि टेंशन इक्वल्स टू TP माइनस mg cos थीटा। T में से मैंने माइनस कर दिया mg cos थीटा इक्वल्स टू, यह सेंटर के साइड फोर्स है, इसमें से यदि ये माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ फोर्स है, यानी टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है mg cos थीटा से, तो जैसे ही यहाँ पर टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, T में से mg cos थीटा मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद कुछ फोर्स बचेगा, वो फोर्स सेंटर के साइड लगेगा, और वो फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल की तरह बिहेव करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इस T में से मैं mg cos थीटा को माइनस कर दूं, बचा हुआ फोर्स mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट P की वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन का फॉर्मूला हमेशा होगा mg cos थीटा प्लस mvp स्क्वायर बाय r। ये हमारे टेंशन का फॉर्मूला आ गया है। मैं यहाँ TP लिख देता हूँ, आपको कोई भी पॉइंट चाहिए P Q R S B, यहाँ पर C, यहाँ पर A, तो आप इससे निकाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर बात की कि भाई साहब यदि यहाँ की वेलोसिटी आप रूट 5gr लेते हो कम से कम, तो ये कंप्लीट लूप पर चलेगा ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी रूट gr हो जाएगी। इस केस में टेंशन यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 6mg। ठीक है, और अपर पॉइंट पर जो आपका टेंशन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हमें B पॉइंट पर और इन पॉइंटों पे भी यदि निकालना हो, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ D, तो मुझे B पॉइंट और D पॉइंट पर निकालना हो टेंशन, तो कैसे निकाले। लेकिन टेंशन के लिए जरूरी है मेरे पास वेलोसिटी का होना, और वेलोसिटी के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पॉइंट P पर यदि आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप लिखेंगे va स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा, जो कि मैंने डेरिवेशन करवाकर कंप्लीटली आपको समझाया था। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप टेंशन निकाल सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं, फिर मिटाओ। चलिए, ये मेन बातें आपको थोड़ा सा पता रखनी पड़ेगी, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूँ B पॉइंट की, तो मुझे B पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो मैं लिखूंगा va स्क्वायर, देखो यहाँ B लिख दिया मैंने, माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा, vb स्क्वायर इक्वल्स टू va स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है भाई, कम से कम रूट 5gr रहनी चाहिए, मैंने रूट 5gr ही दे दी, तो यहाँ पर हो गया 5gr माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा। इस पॉइंट के लिए थीटा कितना डिग्री है, इस पॉइंट के लिए 90 डिग्री आएगा थीटा, और मैं लिखूंगा cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, एंड अगेन vb स्क्वायर इक्वल्स टू 5gr माइनस 2gr, और मेरे पास vb की वैल्यू आ जाएगी रूट 3gr, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो रूट 3gr आएगी। यहाँ पर रूट 5gr है, यहाँ पर रूट 3gr है, इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
वैसे ही मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए होती तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी √3gr ही होगी। अरे भाई इधर से भी 90 इधर से भी 90, कैसे समझ लो, बात वही आने वाली, वेलोसिटी सेम आने वाली है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी हो 8 पॉइंट बी है वही वेलोसिटी 8 पॉइंट डी भी आएगी आपके, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये दोनों फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे लिए टेंशन की। तो मुझे टेंशन 8 पॉइंट बी पर चाहिए, बी पॉइंट पे टेंशन चाहिए मुझे। तो बी पॉइंट पे यदि मैं टेंशन की बात करूं तो मेरे पास है mg कोस थीटा, मुझे पता है पहले से थीटा 90 डिग्री है, प्लस m/r वेलोसिटी। यदि मेरे को पॉइंट बी पर चाहिए तो वेलोसिटी भी पॉइंट बी की रखनी पड़ेगी, और पॉइंट बी की वेलोसिटी ये रही मेरे पास, रूट और स्क्वायर लगाऊंगा तो 3gr आ जाएगा मेरे पास, कोस 90 आते ही वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड अगेन टी बी इक्वल हो जाएगा 3gr m/r, r से r कट जाएगा, 8 पॉइंट बी 8 पॉइंट डी, दोनों जगह जो यहाँ पर होगा वही वैल्यू वहाँ पर होगी, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 mg। यानी यहाँ पर टेंशन आपका 3 mg होगा, और यहाँ पर भी टेंशन आपका 3 mg होगा। तो देखो 0 से 6 mg सॉरी 0 से 6 mg, जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा वैसे टेंशन बढ़ेगा, और जैसे ऊपर जाऊँगा अगेन टेंशन घटेगा, वेग भी आपका वैसे ही घटेगा। तो जब आप बॉटम मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट पर जाते हो, एक हाइट पर जाते हो, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाते हो, तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाने पर आपकी वेलोसिटी कम होती है, आपका टेंशन कम होता है, आपका मतलब धागे में टेंशन कम होता है, और धागा कहीं ना कहीं सिलेक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए आपको मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी, और मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर √5gr होनी चाहिए, इससे कम में आपका काम नहीं होएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करें। वैसे ही टेंशन कहीं रास्ते में 0 ना हो, इसके लिए आप ये वेलोसिटी तो दोगे ही दोगे, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी इतनी भी होनी चाहिए। यदि आप इतनी वेलोसिटी यहाँ पे दे दोगे तो अगेन वो यहाँ पर आके वैसा का वैसा हो जाने वाला है एनर्जी कंजर्वेशन से। तो चाहे आप यहाँ से छोड़ो तो इतनी वेलोसिटी दे के छोड़ो, और यहाँ से धक्का दो तो इतनी वेलोसिटी आप दो, ताकि यहाँ पर ये मिनिमम वेलोसिटी है, यहाँ पर ये मिनिमम वेलोसिटी है, ताकि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है इस सर्कुलर मोशन का लूप में पूरा चक्कर लगा सके, ठीक है। इसके अलावा कल भी मैंने एक सवाल की बात की थी जो कि नीट में आया हुआ है 2018 में 2019 में, कि इस मोशन इन अ सर्कुलर प्लेन के टॉपिक की बात की जाए तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर धागे के टूटने के सबसे ज़्यादा आसार होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो धागा वहीं टूटेगा जहां पर टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, जहां पर रस्सी में बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, अरे भाई उधर ही तो टूटेगा। तो जहां रस्सी में खिंचाव ज़्यादा है वहीं धागा टूटने वाला है, और रस्सी में खिंचाव कहाँ ज़्यादा है, रस्सी में खिंचाव यहाँ पर ज़्यादा है, 6 mg सबसे ज़्यादा खिंचाव है। यानी ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, ये जो सबसे लोअर पॉइंट होता है यहाँ पर, इस लोअर मोस्ट पॉइंट पर ही, सबसे निम्न बिंदु पर ही हमेशा धागे के टूटने के सबसे ज़्यादा आसार होते हैं, ठीक है। आया हुआ सवाल है नीट में, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला सूख गया आजकल गर्मी में, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, अदरवाइज आपको पंखे की आवाज़ सुनाई देगी। सर के ऊपर ही पंखा है, अभी भी आ रही होगी क्योंकि थोड़ा दूर एक पंखा चल रहा है, बड़ा होल है ना, इसलिए आवाज़ गूंजती है। चलिए अब यहाँ से सवाल जो पूछे जा सकते हैं आपको, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है टेंशन का रेशियो, TA, TB, TC, TD। आपको पता है वो इस पर टेंशन होता है 6 mg, यहाँ पर TB पर टेंशन कितना होगा 3 mg, ठीक है। TC पर पॉइंट C पर 0, और TD पर, TD ये रहा आपका 3 mg। ये टेंशन एक साथ लिख दिया मैंने यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी A पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी B पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी C पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी D पॉइंट। तो देखो हमको पता है कि फॉर्मूला ½ mv² होता है, तो जो भी यहाँ पर बनेगा रेशियो वो V के रेस्पेक्ट में बनेगा, और V के लिए बनेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर यदि हमारे पास √gr है तो यहाँ पर √3gr है, यानी एक मेरा C पॉइंट है ना यहाँ पर। अब
अपर मोस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1 है, तो यहाँ पर वेग 3 गुना हो गया भाई, यहाँ पर वेग 3 गुना हो गया, तो मैं लिखूँगा 3, यहाँ पर 5 गुना हो गया, 5 गुना और 3, तो 5 3 1 अगेन 3, ठीक है। इस तरीके से इसका रेशियो निकलने वाला है, इसका अनुपात आने वाला है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक दो सवालों पे चर्चा करें, अच्छे सवाल है, चर्चा करनी भी चाहिए हमें। चलिए मिटाऊं, लीजिए भाई, ये आपके पास में ग्लोक है, ठीक है, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है, यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक का मास m है, ये यहाँ से h हाइट पर है, ठीक है, और कुछ ऐसा होकर यहाँ पर एक ऐसा एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है, ठीक है। चलिए इसने ये बोला है कि ये हाइट हमें निकालना है, मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट इतनी हो कि ये यहां पर सर्कुलर लूप में मोशन पूरा कर सके, टू कंप्लीट मोशन इन सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में ये मोशन पूरी कर सके। अब देखो बात ये है कि हमें इतना तो पता है कि जब ये ब्लॉक कैसे आएगा, ऐसे आके ऐसे आके ऐसे गिरेगा, मतलब पूरा लूप में पूरा घूमेगा, तो घूमने के लिए ज़रूरी है कि जब ये यहाँ पर पहुँचे ब्लॉक आपका, तो इसके पास कम से कम वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए। कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5gr। तो यहाँ हाइट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो जाए यहाँ काइनेटिक एनर्जी में। सरफेस आपका स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये ब्लॉक नीचे आए तो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जानी चाहिए काइनेटिक एनर्जी में, और उस समय वेग जो होना चाहिए ये होना चाहिए, इतना वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि आप यहाँ पर 3 चीज़ें लगा सकते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले फोर्स को बैलेंस कर लीजिए, फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। यदि आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस से वर्क हो रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। लेकिन यदि आपके पास वर्क एक्सटर्नल फोर्सेस से वर्क नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस से वर्क नहीं हो रहा है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो इस ब्लॉक के ऊपर देखो, एक तो फोर्स लग रहा है नीचे mg, सीधी सी बात है, ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। एक इसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, बट नॉर्मल फोर्स टेंशन फोर्स में यदि एक एंड या एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वजह से भी वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन अभी रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो ये ब्लॉक से जो नॉर्मल लगेगा इस पर और ये जो नॉर्मल लगाएगा इस पर, दोनों ही फोर्स 0 वर्क डन करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स से कोई वर्क डन नहीं होने वाला, तो मैं इसको हटा देता हूँ। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा, तो एनर्जी लॉस यहाँ पर है ही नहीं। जब एनर्जी लॉस नहीं है और बाकी एक्सटर्नल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है, केवल mg यहाँ पर काम कर रहा है, केवल mg यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट में A ले लेता हूँ, ये पॉइंट में B ले लेता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी 8 पॉइंट A इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी 8 पॉइंट B। मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर की बात करें तो ब्लॉक अभी रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होने वाली है mgh, लेकिन हाइट आप लेंगे रेफरेंस से, तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ रेफरेंस, ठीक है। चलिए, 8 पॉइंट B की बात करें, यहाँ पर रेफरेंस पर काइनेटिक एनर्जी होने वाली है ½ m वेलोसिटी vb²। यदि इसको लूप पूरा करवाना है तो कम से कम आपको इतना वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √5gr का स्क्वायर, ½ m v², सही है। बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। और अब मेरे पास बच गया है mgh इक्वल्स टू ½
m 5gr, mg से आपका mg उठ जाएगा, क्लियर है, और हाइट इक्वस्ट हो जाएगी 5/2r, r इक्वस्ट ये लो, यानी हाइट आपकी 2.5 गुना होनी चाहिए, कभी भी हाइट आपकी 2.5 गुना होनी चाहिए, तब जाकर आपका काम होएगा। यदि यहाँ पर एक सवाल ऐसा भी आया हुआ है कि उसने क्या किया, रेडियस ना देकर डी दे दिया, यहाँ से यहाँ तक क्या दे दिया, डायमीटर डी दे दिया, और बोला कि डी के रेस्पेक्ट में निकालिए। तो इसी फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, 5/2, और r जो होता है वो d/2 होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d/2, एंड अगेन हाइट इक्वल हो जाएगा 5d/4। सवाल कंप्लीट, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बात करें, ठीक है। मिटाऊं, ये लो भाई, ज़्यादातर इसी टाइप के सवाल ज़रूर आपके सर्कुलर मोशन में आने वाले हैं और आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप के सवालों के बारे में, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आधा सवाल और आ सकता है, जैसे मैं इसको इसमें ले लेता हूँ, ये लिफ्ट आपके पास, ये लो लिफ्ट g/2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, g/2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, और इसके अंदर एक धागा या जो भी है उसमें सर्कुलर मोशन हो रही है, जिसकी लेंथ रेडियस ले लेता हूँ मैं r, जिसकी रेडियस ले लेता हूँ मैं r। मुझे यहाँ पर पॉइंट B पर वेलोसिटी चाहिए टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन व्हेन लिफ्ट is accelerated with a equals to g/2। एक्सीलरेशन आपका g/2 है और उस एक्सीलरेशन से ही ऊपर की ओर जा रही है। अब बात आ गई नॉन इनिशियल फ्रेम की, बात आ गई नॉन इनिशियल फ्रेम यानी अजड़त्वीय तंत्र। और जब नॉन इनिशियल फ्रेम की बात आती है तो हम क्या करते हैं, उस फ्रेम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, उस फ्रेम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। ये मैं अंदर आके बैठ गया, जब हम अंदर आके बैठते हैं तो हमको लिफ्ट रेस्ट पर फील होती है। लिफ्ट कहाँ पर कैसे नज़र आती है हमें, रेस्ट पर नज़र आती है। जब लिफ्ट रेस्ट पर नज़र आती है तो उसके लिए ज़रूरी है नॉन इनिशियल फ्रेम में आपको अंदर जाके बैठने के लिए सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं फिर बता देता हूँ, नॉन इनिशियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल, वो लग ही नहीं सकते। उनको लगाने के लिए न्यूटन्स लॉ को आप इसमें काम में नहीं ले सकते। न्यूटन्स लॉ को लगाने के लिए, न्यूटन्स लॉ को लगाने के लिए आपको एक नया फोर्स इजाद करना पड़ता है, फेक फोर्स लेना पड़ता है, झूठा छलावा कुछ भी कह दो। उस फेक फोर्स का नाम होता है सूडो फोर्स, छद्म बल। सूडो फोर्स हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है, हमेशा जो ऑब्जर्वर होता है उसके एक्सीलरेशन को मास के साथ मल्टीप्लाई करने पर आता है, लेकिन उसका डायरेक्शन एक्सीलरेशन के उल्टा आता है। अब देखो ये चला गया रेस्ट में, जब ये रेस्ट में गया तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन यहाँ पर है, कितना है g/2 में, अभी इसको a बोल देता हूँ। तो सूडो फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, और सूडो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा am इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपका a है यानी m g/2। आप सूडो फोर्स ले लीजिए, या सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लेना चाहते तो g इफेक्टिव का ले लीजिए, तो g इफेक्टिव का ले लीजिए। जो मैंने लिफ्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूँ इधर, तो यहाँ पर तो है टेंशन, नीचे लग रहा है mg, और साथ में वैसा भी एक सूडो फोर्स भी लग रहा है, सूडो फोर्स भी लग रहा है, सही बात है। तो मैं यहाँ पर ऐसे बात करूँ, मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटेड विथ a इक्वल्स टू g/2, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक सेकेंड भाई।
तो अब आगे की बात करें तो मेरे पास यहां पर लग रहा है टेंशन T लग रहा है माइनस नीचे लग रहा है mg और साथ में ma मैं लिख देता हूं mg माइनस ma इक्वल्स टू जो बचा हुआ फोर्स है, टेंशन फोर्स ज्यादा है, दोनों फोर्सेस को आप माइनस कर लें। जो बचा हुआ फोर्स है वो सेंटर के साइड लगेगा और वो सेंटर के साइड लगकर फील्ड देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे वीडियो को देखो चेक कर लेता हूँ। और ये माइक तो हुआ है हमारा, हाँ अभी क्लियर आ जाएगा। एक सेकेंड भाई, कभी कभी टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, यहाँ खुद ही सही करना पड़ता है, वन मैन आर्मी है हम, ठीक है। चलिए तो टी में से हमने माइनस mg किया माइनस ma किया, दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अंदर की तरफ है, टेंशन में से हमने दोनों को माइनस किया तो बचा हुआ फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना और ये बना mv²/r। अब बात करते हैं टेंशन की। टेंशन के लिए यहाँ पर बात की जाए इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हट गया मिट गया मतलब चलते फिरते कहीं टच होने से, इस बी पॉइंट पर यदि बात की जाए तो बी पॉइंट पर टेंशन 6 mg होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस जी की बात करें, अब यहाँ पर लिफ्ट आ गई है भाई, यहाँ पर लिफ्ट आ गई है, यहाँ पर लिफ्ट आ गई है, ध्यान रखना। तो जी यहाँ पर अकेला जी नहीं लगेगा। लिफ्ट में जी देखो क्या होता है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो जी का जो फॉर्मूला होता है वो इफेक्टिव होता है, जी इफेक्टिव, ठीक है। आप इससे करना चाहो तो भी वही बात है, ठीक है। माइनस ये जो mg है माइनस ma है mvb²/r। आप जी इफेक्टिव से करना चाहते हैं तो आपको सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप जी इफेक्टिव से करना चाहते हैं तो सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, जी इफेक्टिव ही ले लेते हैं भाई, ये लो जी इफेक्टिव, ठीक है। मैं यहाँ पे जी इफेक्टिव ही ले लेता हूँ, ठीक है। जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट मैंने सूडो फोर्स के साथ बता रखा है, ठीक है। सूडो फोर्स लोगे तो भी आपको यहाँ जी लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर सूडो फोर्स में जी इफेक्टिव मत डालो, तो फिर यहाँ पर आपको टोटल एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा और टोटल एक्सीलरेशन यहाँ पर g+a होगा, टोटल एक्सीलरेशन यहाँ पर g+a होगा, ठीक है। तो 6m जी इफेक्टिव की जगह आपको लिखना पड़ेगा g+a, ठीक है, mg+a। वो वही बात आ गई, आप सूडो फोर्स यहाँ पर लिखते mg माइनस ma, में आप कॉमन ले m कॉमन ले लेते, g+a बचता आपके पास, ठीक है, इक्वल्स टू mvb²/r। अब यहाँ पर हम बात करें 6m g+g/2 माइनस m g+g/2 और यहाँ पर लिखूँ मैं mvb²/r, ठीक है। चलिए तो 6m इंटू एक और आधा 3/2g माइनस m, ये भी आपके पास 3/2g ही है और मैं लिख दूंगा mvb²/r और ठीक है 3/2g आपका कॉमन आ गया है, m कॉमन आ गया है, आपके पास बचेगा 6 - 1, यहाँ पे बचेगा mvb²/r। m से आप m उड़ा देना, 6 में से 1 गया 5, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 5 3 15g, इस r को आप इधर लेके जाओगे तो आपके पास हो जाएगा rvb²। यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो अब इसको थोड़ा सा मिटाऊं, कहाँ से मिटाऊं, सवाल मिटा देता हूं, ठीक है। सवाल mv²/r पॉइंट b, तो मेरे पास आएगा 15/2 gr vb और यहाँ पर आएगा रूट। तो इनिशियल फ्रेम में, सॉरी नॉन इनिशियल फ्रेम में आपको सवाल ऐसे करना पड़ेगा, नॉन इनिशियल फ्रेम में आपको सवाल ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और करवाते हैं आपको 2019 मेंस का, जेईई मेंस। चलिए भाई जेईई मेंस के सवाल की बात की जाए। जेईई मेंस के सवाल की बात करें हम, कर ले क्या, करना चाहिए, चलो कर लेते हैं। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, मैं एक सेकंड सवाल देख लेता हूँ, वो थोड़ा सा लोग मुझे पता नहीं है, डायरेक्टली दे रखा है, तो चलो ये सवाल उठा के हम आपको चिपका देते हैं। यहाँ पर ब्लॉक है m मास का,
फोर्स लग रहा है नॉर्मल, 2019 का सवाल है आपका, ठीक है। चलिए, हमें पूछा गया है सवाल कि टाइम टी में नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क करेगा, टाइम टी में नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क करेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, एट टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टी सेकेंड, या इन टी सेकेंड ही लिख देता हूँ यहाँ, इन टी सेकेंड, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है mg, इसे लिफ्ट भी करेगा ये, है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, सवाल में पूरा लिख देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है और प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से, प्लेटफॉर्म ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि भाई साहब नॉर्मल फोर्स आपके mg से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, n में से आप mg माइनस कर दो, बचा हुआ फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा। इसको मैंने ले लिया a। ज़्यादा प्लेटफॉर्म का मास यहाँ पर नेग्लिजिबल दे रखा है, डब्बा और ये सब मिला के इसको m ही बोला है इसने, ठीक है। देन वी कैन से दैट mg प्लस ma, एंड हम कह सकते हैं g प्लस a, g प्लस a। समझ में आया? चलिए, क्या हो गया आंख में, ठीक है। चलिए, कहानी खत्म। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, हमें चाहिए वर्क, कुल मिला के बात चाहिए वर्क, और वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि हम u वेलोसिटी से ऊपर जाने की कोशिश करें तो t टाइम में हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है हाफ AT², हाफ AT²। एक्सीलरेशन इसने दे रखा है g/2, कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के लिए जो फोर्स होगा वो हमारा होगा mg प्लस a, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हाफ AT²। वैल्यूज रखना चालू करेंगे तो mg प्लस g/2 इंटू हाफ। एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन हमारा यहाँ पर g/2 है, g/2, और टाइम को मैं t² लिख देता हूँ। देन w इक्वल्स टू m 3/2 mg, ठीक है, इंटू यहाँ पर बचेगा g/4 t²। और अब आपके पास जो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 3/8 mg² t²। ये आपके पास वर्क का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई लोग, क्लियर है। चलो एक अच्छा सा सवाल और करते हैं, एक अच्छा सा सवाल और करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके पास एक जंजीर पड़ी है एक प्लेटफॉर्म पे, ये लीजिए, L लंबाई की जंजीर है। यहाँ पर जो लंबाई टंगी हुई है वो L/N पार्ट है, L/N पार्ट है। तो यहाँ पर कितनी होगी, L माइनस L/N, ये ठीक है। यदि पूरी जंजीर का मास m है, मास है m, मास है m, तो लटकी हुई जंजीर का मास कितना होगा, m/n, यही होगा ना। कैसे, टोटल लेंथ L है तो उसका मास है m, 1 मीटर का मास हो जाएगा m/L, सही है। L/N मीटर का मास कितना हो जाएगा, m/L इंटू L/N, कट गया, हमारे पास आ गया m/n, तो इसका मास आ गया m/n। हमें पूछा है वर्क टू लिफ्ट हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन। चेन का जो हैंगिंग पार्ट है उसे ऊपर उठाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। आप देखो, जंजीर लटकी हुई है तो आप पूरी जंजीर को नहीं लेंगे, हम लेंगे केवल सेंटर ऑफ मास को। किसको लेंगे, सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आता है,
लेंथ के आधे पे आता है। ये पूरी लेंथ नहीं लेनी, ये लटकी हुई लेंथ, लटकी हुई लेंथ हमारी l/n है, इसका आधा कितना हो जाएगा l/2n। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास कितना लिया जाएगा, मास पूरी जंजीर का लिया जाएगा। जो गलतियां होती है वो समझ लेना, मास पूरी जंजीर का लिया जाएगा और मास पूरी जंजीर का है m/n। जी की जगह आप जी ही लिखेंगे। हाइट कितनी ली जाएगी, हाइट आपको सेंटर ऑफ मास की लेनी पड़ेगी। आप सेंटर ऑफ मास को लेकर जाते हो, आपको पूरा फोकस सेंटर ऑफ मास पर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, इस पूरी जंजीर को समेट दो, समेट के यहाँ पर एक ये गोला सा बन गया, ये यहाँ से इतनी हाइट पर रहेगा जिसका हमने l/2n डिस्टेंस ली और मास इसका पूरी जंजीर के मास के इक्वल होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास से हम चालू करने वाले हैं, वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा। हाइट की बात करें तो हाइट हमारी है l/2n और हमारे पास W इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा mgl/2n²। ये आपका वर्क डन हो गया। ठीक है, चलिए भाई, बस इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आगे आप करते रहिएगा। ठीक है, 2-4 मैंने अच्छे सवाल आपको करवा दिए हैं। अब पूरे सवाल तो मैं बहुत सारे यहाँ पर नहीं करवा पाता हूँ क्योंकि सवालों को लिखने में उसमें क्लास बहुत लंबी हो जाती है। ऊपर से आप कमेंट भी नहीं करते हो कि हाँ क्लास में मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है, फिर थोड़ा ख़राब फील आता है। चलिए, लेकिन हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए जो चालू किया है उसे तो आगे बढ़ाएं। पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। प्रोडक्शन बोलो या ख़त्म करना बोलो, लॉस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, पैदा करो या ख़त्म करो या छोड़ दो, पैदा करो या छोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला यदि आप dW/dt लेते हैं तो ये हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक शक्ति। ठीक है, तात्क्षणिक शक्ति की बात की जाए तो यहां पर हम लिखेंगे कार्य को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय dt और हम यहां पे लिखेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल होता है वेलोसिटी। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी और यहां पे लिख सकते हैं mv cos थीटा। ये लो भाई साहब, पावर की कहानी। लेकिन यदि पावर एवरेज बोल दिया जाए तो यहां पे आएगा कुल कार्य बटा कुल समय, कुल कार्य बटा कुल समय, FV बस, बल इंटू वेग, बल इंटू वेग। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा इससे रिलेटेड कुछ है नहीं, बट 1-2 अच्छे सवाल है वो मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए, सवाल ये बोला गया है कि आपके पास में ब्लॉक है, आपके पास में एक ब्लॉक है जिसका मास है m, उसके ऊपर इंजन या किसी आदमी ने पावर दे रखी है इसको, वो पावर है कांस्टेंट पावर। पावर आपकी कांस्टेंट है। यहाँ पर x बराबर 0 पर रखा हुआ है, t बराबर 0 टाइम है। यहाँ से कहीं पर ब्लॉक चला जाता है, कहीं पर ब्लॉक चला जाता है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ जाती है, कुछ वेलोसिटी भी आ जाती है और टाइम हो जाता है t। तो सवाल ये है फाइंड वेलोसिटी, पहला केस एट डिस्प्लेसमेंट t या आफ्टर डिस्प्लेसमेंट बोलो, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x। दूसरा सवाल है 8 टाइम t। डिस्प्लेसमेंट x हो जाए आपका उस पर या उसके जस्ट बाद ही कह सकते हैं, वहां पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी आपको ये निकालना है। साथ ही साथ में आपका टाइम t हो जाए, 0 से टाइम t हो जाए, वहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। यानी आपको 2 फॉर्मूले लाने हैं, x के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो आगे की कहानी पढ़ते हैं। हमें पता है कि जो पावर होता है वो होता है F इंटू वी। अब देखो क्या है, पावर यदि आपका कांस्टेंट है
तो जरूरी नहीं कि आपका एफ भी कांस्टेंट हो, और एफ कांस्टेंट नहीं होगा। एफ और वी कांस्टेंट कैसे हो सकता है? एफ कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी भी आएगी भाई, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज भी होगी भाई, ठीक है। तो आपका एफ कांस्टेंट नहीं है। पावर फिर कैसे कांस्टेंट हो सकती है? पावर कांस्टेंट तब हो सकती है जब एफ भी बदले, वी भी बदले, लेकिन दोनों का मिला जुला रूप कुछ ऐसा हो कि पावर को कांस्टेंट कर दिया जाए, पावर को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो मैं एक्स और टी दोनों के लिए फॉर्मूला निकाल के आपको देता हूं। यदि मैं पावर की बात करूं तो एफ को लिखा जा सकता है एम ए और वेलोसिटी को वी लिखा जा सकता है। अब एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन हमारे पास होता है dv बाई डी टी। यदि मुझे टाइम चाहिए तो dv बाई डी टी लिखूंगा, और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं v dv बाई डी एक्स लिखूंगा। ये बात हमने पढ़ रखी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से समझा रखा है। यदि आपने पूरे वीडियोस ढंग से देखे होंगे तो वहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, m की बजाय जगह मैं m ही लिखता हूँ, लेकिन a की जगह मैं लिख देता हूँ dv बाई डी टी। टाइम के लिए ले लेता हूँ, फिर x के लिए ले लूँगा, और यहाँ पर लिख दूंगा v। पावर को इधर मल्टीप्लाई, टाइम को इधर पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो p dt, और मेरे पास हो जाएगा mv dv। पावर यहाँ पर कांस्टेंट है, टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी, टाइम t है तो वेलोसिटी v हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। पावर यहाँ पर कांस्टेंट है तो मैं बाहर ले लेता हूँ, मेरे पास यहाँ बचेगा dt 0 से t तक, इधर m कांस्टेंट आ जाएगा, v dv 0 से v तक, और हम यहाँ पर लिखेंगे pt, यहाँ पर लिखेंगे m v स्क्वायर बाई 2, m v स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2pt डिवाइड बाई m v स्क्वायर आ जाएगा, एंड v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2pt डिवाइड बाई m। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर सी बात है। चलिए, आपको यदि इनिशियल वेलोसिटी देता तो आप क्या करते हैं? मान लो आपकी वेलोसिटी u से v बदल रही है, u से v बदल रही है तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर तो ये वैल्यू आती pt m बाई 2, लेकिन यहाँ पर आता आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आता ना भाई। हाँ, और आप यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं 2pt डिवाइड बाई m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इधर आ जाता यू स्क्वायर प्लस 2pt बाई m, और यहाँ पे v स्क्वायर था, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट आएगा, और फॉर्मूला ये हो जाएगा। मैंने दोनों फॉर्मूला क्यों बताया? क्योंकि आपसे सवाल u से v वेलोसिटी के लिए भी पूछा जा सकता है, 0 से v वेलोसिटी के लिए भी पूछा जा सकता है। तो दो फॉर्मूले यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। खासकर एयरफोर्स नेवी वालों के लिए एक ऐसा न्यूमेरिकल है सीधा सीधा, ठीक है। और आपके जेई में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है, ठीक है। मिटा रहा हूँ। अब x के लिए भी निकाल के दे देता हूँ मैं आपको फॉर्मूला, ठीक है। t के लिए फॉर्मूला यहीं रहने देता हूँ मैं, आप याद रहेगा आपको, ठीक है। चलो, यहाँ लिख देता हूँ v के फॉर्मूले 2pt बाई m का रूट, और यदि u वेलोसिटी दे रखी है तो u प्लस 2pt डिवाइड बाई m का रूट। ये तो इसके लिए है। यदि आपको x के लिए भी कहा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, तो कैसे निकालेंगे? तो पावर इज इक्वल टू f इंटू वी होता है, देन पावर इज इक्वल टू हम लिखेंगे m a v, और जो अब की बात a है वो लिखा जाएगा v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स, और v यहाँ पर पहले से है, देन वी कैन से दैट एम वी स्क्वायर dv बाई डी एक्स। यदि मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ तो अभी हो जाएगा p इंटू डी एक्स एम वी स्क्वायर dv। अब इंटीग्रेशन में यहाँ पे कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट 0 से x तक, एंड वेलोसिटी आपकी 0 से v तक। u से v भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। p यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकालूंगा, ये हो जाएगा x, m यहाँ पर कांस्टेंट है, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा v क्यूब बाई 3 0 से v तक। अब हो जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा तो बनेगा 3px, m नीचे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा v क्यूब, और v की वैल्यू आ जाएगी 3px बाई m की पावर 1/3। लेकिन यदि आपकी वेलोसिटी u से v होती तो आप लिखते px m बाई 3 v क्यूब माइनस यू क्यूब, बात वही आ जाती 3px बाई m, ये यू क्यूब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता, और अब की बार अगेन आप लिखते 1/3। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आप थोड़े से ध्यान रख लेना, बड़े काम के हैं, आपके सवाल यहाँ से बनने वाले हैं भाई, ठीक है। एक पावर से रिलेटेड जो पूछा जा सकता है, खासकर इंजन जैसे सवाल यहाँ पर बन सकते हैं पावर के।
तो मैं यहाँ पर एक सवाल इंजन का करा ही देता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक इंजन है भाई आपका, मैं ऐसे बना के सवाल देता हूँ। ये टैंक है, ये आपका टैंक है, यहाँ पे एक इंजन लगा हुआ है, इंजन यहाँ पर लगा हुआ है। इस इंजन की जो दक्षता है, इफिशिएंसी है, वो 60% है, वो 60% है, ठीक है। यहाँ से ये इंजन पाइप से पानी उठाता है, पाइप से पानी उठाता है और यहाँ पर पानी पहुँचाता है और ये यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 10 मीटर। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये ले रखा है कि पाइप पानी यहाँ तक जस्ट पहुँचा रहा है, कितना काम करेगा और इंजन कितना चाहिए। मैं भैया वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ। यदि मैं यहाँ वेलोसिटी देता तो इंजन की जो पावर होती है वो उसको उठाने में और वेलोसिटी देने में, दोनों में खर्च होती है। फिलहाल मैं केवल उठाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। पानी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे इंजन कितनी पावर का लगाना पड़ेगा, तो जो कार्य होता है आपका कार्य, ठीक है, मैं कहूँ कि यहाँ पर ये जो पानी है वो m है, नहीं 2 किलो पर सेकेंड ले लेता हूँ, 2 किलो पर सेकेंड यहाँ पर ये कुछ भी मास है उसको उठाता है, ठीक है। W इक्वल टू आपके पास हो जाएगा mgh, ये मैं ले लेता हूँ 2, g की जगह 10 ले लेता हूँ। हाइट की बात करूँ तो हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर की है और आपका जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 2 2 4 400, सही है क्या जूल, बस कुछ ज़्यादा ही कम नहीं हो गया। 200 और 2 400, ये तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है। पावर की बात करें कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है। देखते हैं अपनी किताब से एक सवाल उठाते हैं भाई, फिर कोई ढंग का सा एक सवाल जो काम कर जाए कोई। ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, इस टाइप के सवाल का तो क्या ही कर लेंगे अपन। मास बहुत कम ले रखा है हमें मास कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो कहानी मास पे अटक गई है जाके। चलो मैं एक काम करता हूँ, मास 100 किलो ले लेता हूँ, 100 किलो पर सेकेंड, 100 नहीं 1000 किलो पर, 200 किलो पर सेकेंड ले लेता हूँ। तो जो मास है वो 200 है। अब तो ठीक बनेगा सवाल। 2 2 गए 4, 1 2 3 4, अब कुछ इतना हो गया भाई। हाइट 20 मीटर की है, ठीक है। इतना जूल, पावर इक्वल टू 1 2 3 4 जूल, कार्य बटा समय, समय यहाँ पर 1 सेकेंड है तो मैं लिख देता हूँ 1 सेकेंड, एंड पावर इक्वल टू 40 किलोवाट। आपको पता है ये पावर कौन सी है? ये पावर वो है जिससे काम हो रहा है, यानी एक तरीके से ये आपकी आउटपुट पावर है। आउटपुट पावर, आउटपुट पावर हमको आउटपुट पावर नहीं चाहिए। यदि आप यही लाओगे, ये इसकी 100% पावर हो गई तो ये तो 60% ही काम करके देगा। एफिशिएंसी का मतलब है 60% काम करता है ये। जितनी ये पावर जनरेट करता है उतनी पावर, या ये जितनी पावर ये ले सकता है अंदर, इनपुट आउटपुट, तो ये 60% का 100% का काम लेता है, 60% पावर देता है, ठीक है। या ऐसे कर दो कि ये 100% पावर जनरेट करता है लेकिन आपके काम केवल 60% आती है, 40% नहीं आता, यानी ये इफिशिएंट नहीं है, ये 60% इफिशिएंट है। तो जो आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100। या तो आप ऐसे लगा लो या फिर ऐसे लगा लो। भाई आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 60% तो दे रहा है मुझे, 100% पैदा किया है इसने, तो 100% कितना है। उसके लिए आप क्या करोगे, पावर इनपुट चाहिए आपको, आप लिखोगे आउटपुट डिवाइड बाय एफिशिएंसी इनटू 100। इनपुट पावर का मतलब जनरेटेड पावर, कितना जनरेट कर सकता है ये, क्योंकि काम तो 60% ही आएगी आपके। आउटपुट कितनी है, 40,000, 60 एफिशिएंसी इनटू 100, 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है। अब आपके पास बचा 4 1 2 3 4 डिवाइड बाय 6, 4 आ गए वापस, 2 2 4, 3 को तो बाहर निकाल देता हूँ, 40.6 किलोवाट। 40 में डिवाइड दे दो 20/3 किलोवाट, 20 में भाग दोगे 6 18 2 6 6 7 किलोवाट, 6 6 7 किलोवाट। ये कुछ ज़्यादा नहीं, कम नहीं हो गया? हाँ 3 2 5 है भाई यहाँ पर, 1 2 3 4 5
कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, यानी मेरे पास यहाँ 200 है, 200 है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 67.7 किलोवाट। यानी मुझे 40 किलोवाट की पावर काम में लेनी है तो मुझे मोटर जो लानी पड़ेगी वो 66.7 किलोवाट की लानी पड़ेगी, तब जाके ये इतनी जनरेटेड पावर करेगा, 60% मुझे काम करने लायक पावर देगा, तो इतनी पावर मेरे काम आएगी, 40% मेरे लिए खर्च हो जाएगी। ठीक, तो इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ मास और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एग्जाम टाइम आने वाला है, जी तोड़ मेहनत में लग जाइए, खासकर नीट वाले और जेई मेंस वाले। नीट वालों के लिए भी जुलाई में आपके लिए पेपर डिक्लेयर हुआ है, जो आपका एग्ज़ाम लगने वाला है। और जो आईआईटी जेई मेंस देने वाले हैं, जेई मेंस के लिए जून और जुलाई इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। तो आप उसे यूज़ करिए, उस एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ाम टाइम में अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जब आप जेई मेंस वालों के तो आगे किसे गया पेपर, तो अब जो महीने आपको 1-2 मिले हैं एक्स्ट्रा, उनका यूज़ करिए, अपने सपनों को साकार करिए, जी तोड़ मेहनत में लगाइए, फाड़ कर रख दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। दीजिए जब तक आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।